नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए क्यूब क्लासेज में। और आज हम लोग देखेंगे साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, मनुष्य के आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ए कॉर्निया में, ऑप्शन बी परितारिका आइरिस में, ऑप्शन सी पुतली में, ऑप्शन डी दृष्टिपटल रेटिना में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दृष्टिपटल रेटिना में। मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा सवाल, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो ऑप्शन ए ऊष्मा मापता है, ऑप्शन बी तापक्रम मापता है, ऑप्शन सी किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, ऑप्शन डी किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि ऑप्शन ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ऑप्शन बी हवा में नमी कम होती है, ऑप्शन सी तापमान ऊंचा रहता है, ऑप्शन डी आकाश साफ नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की दर तेज हो जाती है, इसलिए ओस के कण वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि ऑप्शन ए बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, ऑप्शन बी भाप का अपव्यय नहीं होता, ऑप्शन सी भाप खाने को शीघ्रता से पका देती है, ऑप्शन डी जल निरंतर तापमान पर खौल जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में वायु दाब समान कमरे के वायु दाब से लगभग 2 गुना होता है। इसी कारण इसमें पानी लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इसलिए इसमें ऊष्मा अधिक होती है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि ऑप्शन ए हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, ऑप्शन बी हम इसके अभ्यस्त हैं, ऑप्शन सी हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती हैं, ऑप्शन डी हमारे सिर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है परंतु हम इस दबाव का अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर इस बाह्य दाब को संतुलित कर देता है। परंतु जब हम जल के अंदर जाते हैं तो बाह्य दाब का अनुभव करते हैं, बाहरी दाब को अनुभव करते हैं क्योंकि जल में जो बाह्य दाब है हमारे सामान्य रक्तचाप से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। कॉस्मिक किरणें क्या हैं? ऑप्शन ए आवेशित कण है, ऑप्शन बी अनावेशित कण है, ऑप्शन सी आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है, क्या प्रयोग करता है? ऑप्शन ए प्रकाश तरंगे, ऑप्शन बी रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन डी कर्णातीत तरंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रेडियो तरंगे। रडार रेडियो तरंगों का यूज करता है। रडार एक ऐसा प्रणाली है जिससे विद्युत चुंबकीय तरंगों विशेषतः रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार के वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा एवं गति का पता लगाता है।
ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। ध्वनि तरंगे ऑप्शन ए निर्वात में चल सकती हैं, ऑप्शन बी केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, ऑप्शन सी गैसों में चल सकती हैं, ऑप्शन डी ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। ये निर्वात में नहीं चल सकती, इनके लिए किसी न किसी माध्यम का होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए ऑर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियॉन के साथ सोडियम वेपर, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर, ऑप्शन डी नियॉन के साथ मरकरी वेपर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। ट्यूबलाइट के अंदर अक्रिय गैस जैसे ऑर्गन को कुछ मरकरी के वाष्प के साथ भर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? इनमें से कोई नहीं होती है। विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडलीनुमा तंतु लगा होता है। इस धातु का ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करने के बजाय उसमें नाइट्रोजन ऑर्गन जैसे गैस भर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए एसी को डीसी में बदलने के लिए, ऑप्शन बी डीसी को एसी में बदलने के लिए, ऑप्शन सी डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, ऑप्शन डी एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। मोबाइल चार्जर होता है। ऑप्शन ए एक इन्वर्टर, ऑप्शन बी एक यूपीएस, ऑप्शन सी एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी एक अपचाई ट्रांसफार्मर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। मोबाइल चार्जर एक अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मोबाइल फ़ोन के चार्जर में अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ये वोल्टेज घटाने के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली उक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए इन्वर्टर, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी ट्रांसमीटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का यूज किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर ऑप्शन ए स्थिर रहता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी घटता है। अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन ए संपूर्ण अनंत, ऑप्शन बी अल्प, ऑप्शन सी उच्च, ऑप्शन डी शून्य। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए संपूर्ण अनंत। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। परम शून्य तापमान कितना होता है दोस्तों? 0 डिग्री केल्विन। और इस पर क्या होता है कि अर्धचालक की चालकता जो होती है वो शून्य हो जाती है और वे एक आदर्श अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इस ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन,
ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी चांदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक यूज सिलिकॉन का किया जाता है। सिलिकॉन या जर्मेनियम का सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी परमाणु, ऑप्शन डी आयन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी प्रोटॉन। साइक्लोट्रॉन का यूज प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए यूज किया। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा त्वरक उपकरण है जिसके द्वारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? ऑप्शन ए सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन बी सीसा पट्टिका, ऑप्शन सी प्रस्फुरन गणक, ऑप्शन डी स्पेक्ट्रमी प्रकाश मापी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसका हम लोग पता लगा सकते हैं प्रस्फुरन गणक के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए दृश्य किरणों में, ऑप्शन बी एक्सरे में, ऑप्शन सी अल्ट्रावायोलेट में और ऑप्शन डी इंफ्रारेड में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। और इनमें सबसे ज़्यादा होता है एक्सरे में, और इसके बाद एक्सरे, अल्ट्रावायोलेट, दृश्य प्रकाश और इंफ्रारेड। ठीक है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाले विभिन्न विकिरणों में न्यूनतम ऊर्जा रेडियो तरंगों में होती है, जबकि सर्वाधिक ऊर्जा गामा किरणों में होती है। और इसमें तो आप समझ ही गए, 1 एक्सरे, 2 अल्ट्रावायोलेट, 3 दृश्य प्रकाश और 4 इंफ्रारेड। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब आखिरी सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन पार्ट 1 का। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी सीरियम, ऑप्शन सी स्टैटिन, ऑप्शन डी वैनेडियम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सिलिकॉन। सौर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल में किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए पार्ट 1 है और इस सीरीज़ में और बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।